चलिए, ये एडुटेरिया का सेट 13 है और देखते हैं क्वेश्चंस। कई सारे डाटा जो है करंट अफेयर्स के वो नए आएंगे तो उसको हम लोग करंट अफेयर्स में अपडेट करेंगे। कई डाटा पुराने हैं तो पुराने वाले भी पूछे जा सकते हैं कभी भी। वो डिपेंड करता है कि पेपर कब सेट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 अनंतिम आंकड़ों में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर कितनी रही? तो देखिए, ये वृद्धि दर रही है प्राथमिक क्षेत्र में 3.6%, द्वितीय क्षेत्र में 8.2% और तृतीय क्षेत्र में 8.5%। सबसे ज़्यादा जो रही है ना वो सर्विस सेक्टर में रही है। एलपीजी खपत के मामले में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन है? देखिए, सबसे ज़्यादा एलपीजी जो है ना वो मुजफ्फरपुर में खर्च होता है, इसके बाद पटना में खर्च होता है। सबसे प्राचीन श्रम संगठन है तो ये था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये हमारा AITUC होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो देखिए, ये स्थापित है मध्य प्रदेश में। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से किस संस्थान या कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स लागू किया गया? तो ये लागू किया गया राजा चलैया समिति के ऊपर में। सामाजिक विकास की तीनों अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? ये ऑगस्ट काम्टे ने ये इसको दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर नहीं है, बाकी तो करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण ये सब है। मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। IMF ने SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स को मुद्रा के रूप में कब अपनाया? ये 1970-71 में अपनाया इसको। स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है? देखिए, टोटल जो है ना वो किया गया है 3 बार। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा था? देखिए, ये जो है ना 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस और 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो 2 हो गए ना, और प्रथम तो बोला नहीं गया है तो इसका उत्तर ई हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 2 लोगों को भेजा था। तो कौन कौन थे वो? एक थे कैप्टन हॉकिंस 1660 में, और 1615 में सर टॉमस रे। कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो है ना। कई बार हम लोग फुल क्लास में बताते थे हॉकिंस का कुकर लेकर के रोते हुए आया था अंग्रेज जहांगीर के दरबार में। किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला? ये किसने कहा था? तो ये कहा था KM पनिक्कर ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया, बिल्कुल ठीक है। ठगी प्रथा का भी अंत किया, सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त किया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ठीक है ना। ये सभी सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं लेकिन अंशतः तो सत्य है ही। तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा ना ई इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 तो किसी में है नहीं। भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनाया था ना ये बनाया था रुड़की में, अब ये IIT हो गया है। किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो देखिए, ये केंद्रीकरण किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है?
ये थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये था कर व्यवस्था से। निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। देखिए, सबसे पहले जो पेशवा थे जिन्होंने एक तरीके से पेशवा पद को वंशानुगत किया था, तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद थे बाजीराव, फिर थे बालाजी बाजीराव और इसके बाद थे माधवराव। तो ये ए ही सही उत्तर इसका दिख जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी? तो देखिए, उसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो ये अंग्रेजी अनुवाद जो है ये किया था महादेव देसाई ने। एका आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? सेना में भर्ती होने का दबाव, ये शामिल नहीं था। कोल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, यह तब बढ़ गया जब राज्य ने राजस्व संग्रह का काम हिंदू, मुस्लिम और सिख साहूकारों को पट्टे पर दे दिया था। बिल्कुल ये सही है। सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1789-90 में दुर्जोध सिंह के नेतृत्व वाला विद्रोह था जिसे सरकार ने बेरहमी से कुचल दिया। यह हुआ था क्या? मुझे नहीं लगता, ये सही नहीं है, ये सही नहीं दिखता। यह विद्रोह छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में फैल गया था। यह सही है। तो इसका उत्तर जो है ना ये डी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु को दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है बंगाली देशभक्ति का बाइबल। जो आनंद मठ है इसको क्या बोला जाता है? तो बंगाली देशभक्ति का बाइबल। निम्नलिखित में से मराठी समाचार पत्र मूक नायक किसने शुरू किया? ये शुरू किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर और कब रोक लगाई? तो देखिए, दास व्यापार पर रोक जो है ना ये लॉर्ड एलनबरो ने लगाई थी। बंगाल विभाजन के पश्चात ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 7 अगस्त 1905 को पारित किया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की? शाहजहां ने किया था। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की शाहजहां ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? राजा रामचंद्र को जो है रायन की उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी? बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी सबसे पहले। हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? हुमायूंनामा लिखी थी उनकी बहन गुलबदन बेगम ने। निम्नलिखित स्थलों में कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? ये मिलता है जुन्नार में। बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंच मार्ग सिक्के किस धातु के हैं? ये चांदी के सिक्के हैं। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में हैं? ये हैं बोगाज़कोई में। किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचातिक कहा गया है? तो पाशुपत संप्रदाय वालों को पंचातिक कहा गया है। भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है?
देखिए टोटल 14 विक्रमादित्य राजाओं की चर्चा है भारतीय इतिहास में। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है? पाल वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? ये था कनिष्क के शासनकाल से संबंधित। निम्नलिखित में से दशराज युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। अठारह की क्रांति में पीर अली ने बिहार के किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किया था पटना में। गुड़हट्टा निवासी थे। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। देखिए पहले जो थे ना, सबसे पहला इसमें था हर्यंक वंश, फिर था नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश और सबसे अंत में रहा इसमें से शुंग वंश। ये सबसे सटीक है। किस सुल्तान ने अपने मलिकों दरबारियों को बगैर अनुमति भोज उत्सव और विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसको ये डर था कि सारे मिलकर के ये दरबारी वगैरह है ना, उसके खिलाफ कोई साजिश न कर दें, इसलिए सबको अलग अलग रखता था वो। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? मजरूल हक की अध्यक्षता में की गई थी ये। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? देखिए 3 थे बिहार के महाजनपद, ठीक है ना, लेकिन उसमें अवंती शामिल नहीं था। मगध, लिच्छवी गणराज्य और अंग थे। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? देखिए नेमिनाथ, वसुपूज्य, सुब्रतनाथ और महावीर, सबका जन्म जो है ना बिहार में ही हुआ था। सभी का जन्म बिहार में हुआ था। जैसे नेमिनाथ का हुआ था मिथिला में, वसुपूज्य का हुआ था भागलपुर में, सुब्रत नाथ का हुआ था राजगीर में और महावीर का हुआ था कुंडग्राम में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बिहार में वह साहित्यकार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 बार जेल गए, तो ये थे रामवृक्ष बेनीपुरी। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया था? ध्यान है सब लोगों को? क्या किया था उनका? सरकार ने उनको जो है गिरफ्तार कर लिया था। जेल में उनकी शायद मृत्यु हो गई, जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी की वजह से। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो चलिए सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करते हैं। समानता का अधिकार जो होगा ये 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 तक। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 तक। तो ये सब सही सुमेलित हैं। ये इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट हैबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। राज्यों के गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन युग्म सुमेलित है? गुजरात 1960 में बना, ठीक है। पंजाब 1966 में बना, ये भी ठीक है। सिक्किम 1975 में हुआ और नागालैंड 1963 में। तो सभी सुमेलित हैं। लोकलेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब सही हैं। कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें इसमें शामिल है। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित है? ये निहित है भारत के निर्वाचन आयोग में। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन के दौरान ये की गई थी।
चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से हल करते हैं, थोड़ा जल्दी ही करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? भाई एक फॉर्मूला है टीबी जुकाम, उससे पता चल जाएगा, ये सभी राज्यों के फॉर्मूलेज हैं इसमें। उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है ना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। तो देखिए ये जो है ना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वो नीति निर्देशक तत्वों में अच्छे से दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 66 में। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। बाकी धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, चचाई प्रपात बीड्स नदी पर है, हुंडरू प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है। भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है? ये उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? ये है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। और अभी वहाँ पे चूँकि रसिया ने अपनी फ़ौज भेजी थी, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से जनता विद्रोह कर रही है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है लैटेराइट मिट्टी। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या के प्रतिशत में है? तो यह है मिजोरम में। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है ये। निम्नलिखित नदियों एवं उसकी सहायक नदियों की सूची में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए गोदावरी प्राणहिता है, कृष्णा तुंगभद्रा, महानदी तेल और कोसी कमला, ठीक है ना। तो ये सब सही सुमेलित हैं, इनमें से जो हैं वो सब सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्द्र पतझड़ वन में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है? तो देखिए इसमें क्या है कि खेजरी राजस्थान की मरुभूमि की वनस्पति है, वालनट हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जाती है, महुआ एवं सागवान आर्द्र पतझड़ वन में पाए जाते हैं। इसके अलावा आर्द्र पतझड़ वन में शीशम, सखुआ, सेमल, आंवला, कुसुम आर्द्र वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर जो है ना स्वाभाविक तौर पे ई हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा नहीं होती है? तो देखिए ये होती है बेंगलुरु में, ठीक है ना। इसका देखें तो बेंगलुरु ज़्यादा सटीक उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? तो यह है नीतिला, ठीक है। नीतिला जो है ना ये दर्रा जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वतीय सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो यह है प्रीरेनीज। नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए कितने राज्य लगते हैं नेपाल से सीमा बनाते हैं? 5 राज्य लगते हैं, 7 राज्य लगते हैं।
नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या बतानी है, तो 5 राज्य लग जाते हैं नेपाल से। निम्नलिखित में से कौन सा लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है? तो देखिए, उपरोक्त सभी जो है ना वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय के भाग हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत श्रेणी भी इसका भाग है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, तो इसका उत्तर जो है वो ई हो जाएगा। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंचभद्रा जो है ना राजस्थान में स्थित है। निम्न में से कौन सी झील बिहार में स्थित नहीं है? देखिए, सुखना झील नहीं है बिहार में। कांवड़ झील, अनुपम झील और गोगाबिल झील बिहार में है। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसका मतलब होता है। लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, इस विकल्प में जो है ना दिया गया है, सभी जिलों में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी जो है वो मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार कैमूर की पहाड़ी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक दक्षिण बिहार में है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। अब है रामायण सर्किट निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? तो देखिए, तो विकल्प में दिया गया सभी स्थल रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अहिल्या स्थान, फुलहर, मधुबनी, सीताकुंड, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, जानकीगढ़ इत्यादि स्थल जो है वो सब रामायण सर्किट से जुड़े हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो ये किया था विलियम हार्वे ने। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? तो ये देखिए ड्रोसेरा, इसमें से जो है ना ड्रोसेरा जो है ना ये कीटभक्षी पौधा होता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखिए, विकल्प में जो दिया गया है ना सभी जो है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो सभी जो है ना अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और लार ग्रंथि जो है, और यकृत भी बाह्य स्रावी ग्रंथि ही है ये। यहाँ ये भी बाह्य ग्रंथि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह देखिए एड्रेनालिन नहीं पाया जाता है स्वाभाविक रूप से। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये सब पार्ट हैं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो देखिए डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस से बचाव के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश के परावर्तन के लिए सही है? तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये भी सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, गलत बात है। आपतन कोण परावर्तन कोण से, ये भी गलत है। ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, दो सही हो गए ना। निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? ये देखिए प्लाज्मा, देखिए सबसे पहले एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है।
पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर द्वारा इसको मापा गया था, प्रकाश के वेग को। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा रहती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो देखिए इसमें क्या है, दूध एवं स्टार्च जो है विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का परिकिरणन होता है एवं प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। भौतिक शास्त्री जॉन टिंडल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका उत्तर देख रहे क्या हो गया? ई हो जाएगा ये। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है इसको। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन। एनोड किरणों की खोज किसने की? ये की थी यूजीन गोल्डस्टीन ने। इमल्सन उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। तो देखिए फेस क्रीम इमल्सन है, ठीक है ना। जो फेस क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इमल्सन का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल नहीं, ये तो हम लोग जानते हैं वो कौन सा अम्ल होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट सही है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी सही है। कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे पहले खोजा गया था। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, तो यह है धूल कण। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो यह है फ्रीऑन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त होता है। जल चक्र किससे नियंत्रित होता है? वन से नियंत्रित होता है ये। वर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की? ये किया था इटली ने। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100 से 1200 HP WAG-12B लोकोमोटिव को शामिल किया है। इस लोकोमोटिव को किसने विकसित किया है? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ने इसको विकसित किया है। पुरानी खबर है ये। मार्च अप्रैल 2021 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया? ये तो देखिए बहुत कॉमन सेंस का है कि ये गोवा में नहीं कराया गया था, क्योंकि अब आज ही तो उसका रिजल्ट आया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भाई 139वां स्थान प्राप्त हुआ। ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है? नॉर्वे में बनाया जा रहा है ये। सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण 2021 भारत और किस देश के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? USA में।
अर्थ आवर 2021 27 मार्च को किस थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया? ये था क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। किस विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? मारिया रेसा को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को दूसरी बार चयनित किया गया? नरिंदर बत्रा को। फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? समोआ की प्रधानमंत्री बनी है ये। ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अनदर राउंड को मिला है पुरस्कार। बिहार का पहला रामसर साइट कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में है कांवड़ झील। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? डेविड मालपास हैं ये। किस राज्य ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की घोषणा की? ओडिशा सरकार ने किया है ये। किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मिन्नागम या मित्रागम का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है ना, तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया? तो भाई जर्मनी को पराजित किया था भारत ने। किस राज्य ने वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया गया? गुजरात में लॉन्च किया गया वन बंधु कल्याण योजना। इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको जारी किया गया है। किस देश ने ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत ने किया इसको। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस कंपनी ने की? HPCL ने की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन बना? संयुक्त राज्य अमेरिका बना ये। 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता? KK शैलजा ने जीता इसको। किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सक्षम की कोविड हेल्पलाइन शुरू की है? ये शुरू की है कर्नाटक ने। आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDE ने विमान से पायलट इजेक्शन के लिए अत्याधुनिक कैनोपी सेवरेंस सिस्टम विकसित किया है। संस्थान स्थित है, तो ये है पुणे में। ये संस्थान पुणे में है। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया था। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जीवन वायु नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया है? ये किया है IIT रोपर ने। सुगम भारत अभियान संबंधित है, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है ये। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
बजरंग पुनिया रजत पदक, ये सुमिलित नहीं है। पीवी सिंधु को कांस्य मिला था, नीरज चोपड़ा को स्वर्ण, मीराबाई चानू को रजत। सही है। अब बजरंग को क्या मिला था मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? विश्व आर्थिक मंच ने इसको किया था। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? नोएडा में किया गया। भारत के प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो यह है भारती और मैत्री। पारितंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? देखिए, जैव और अजैव दोनों घटक इसमें आता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो है स्वाभाविक रूप से ए हो जाएगा, ठीक है ना। जैव और अजैव दोनों घटक इसमें आता है। तो अजैव दिया गया है और जैव में बाकी दिख रहा है, ये मुझे ई इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को बना लेते हैं कि विद्यार्थियों में 15 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 4 कलम मिलना आवश्यक है? तो देखिए कैसे इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले जो है 4 11 कितने विद्यार्थी है? 15 है ना। तो 4 11 8 7 5 10। चलिए मैं एक बार इसको लिखने की कोशिश करता हूँ कि प्रश्न के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 4 कलम मिलना आवश्यक है। तो 4 कलम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं? एक तो 4 11 हो जाएगा, है ना। और कैसे 8 7 में इसको भी बांट सकते हैं। और कैसे बांट सकते हैं? 5 10 में भी बांट सकते हैं और 9 6 में भी इसको बांट सकते हैं। और कैसे बांट सकते हैं? 6 9 और 10 5 में भी बांट सकते हैं। 6 9 में भी और 10 5 में भी। और एक 7 8 और 11 4 में भी बांट सकते हैं। 7 8 में और 11 4 में भी। तो 8 तरीके से बांटे जा सकते हैं कलम, ठीक है ना। कितने मतलब 9 तरीका मान लीजिए, है ना। 9 तरीके से जो है कलम जो है टोटल मतलब बांटे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको करिएगा हल। 8 या 9 तरीका इसका जो है मतलब होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सवाल अलग टाइप का। अच्छा एक मिनट है ना, मैंने इसका गलत जगह पे इसको सॉल्व कर दिया। ये 15 कलम जो है ना, इसका ये मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ये इसका सही है। 8 तरीके से है, ये वही ऑप्शन से मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये 8 होगा सही उत्तर। अब चलिए इसको देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन, ये वाला जो है ना, ये ऊपर का सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। यही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्या, ये ऐसे कैसे हो रहा है। चलिए 142 नंबर देखते हैं कि श्रेणी है 2 3 5 7, इसका अगला पद क्या होगा? तो देखिए श्रेणी में क्या हो रहा है कि लगातार अभाज्य संख्या का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका अगला पद क्या होगा? तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अभाज्य ही हो रहा है, तो ये इसका अगला पद क्या हो जाएगा? 11 हो गया। 2 3 5 7 और 11। अब देखिए, दो वस्तुएं ए तथा बी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई है। यदि अपर प्राप्त लाभ की राशि समान रही हो तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है? उल्टा बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको जो है उल्टा इसको बना सकते हैं। सभी को ये भी मतलब चेक करके बना सकते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक तरीके से बनाता हूँ, है ना। चलिए एक दो बार प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए कि दो वस्तुएं ए तथा बी क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेची गई है। यदि अपर प्राप्त लाभ की राशि समान रही हो तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है? चलिए ध्यान दे दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं कि कितना हो सकता है। तो प्रश्न के अनुसार से क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार से 143 नंबर देखें तो ए गुने 10/100 बराबर बी गुने 15/100 लिख सकते हैं इसको। ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा? 15/10 हो जाएगा। सीधा सिंपल वही किया हमने। तो अब देखिए ए तथा बी का लागत। अब देखिए जो है, अब क्या चीज़ है
कि ए तथा बी का लागत मूल्य जो है 15:10 के अनुपात में हो सकता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो विकल्प के अनुसार जो है बी और सी दोनों सही होगा। तो उसका उत्तर जो हैगा ना ई हो जाएगा। तो दोनों बी और सी इसका दोनों ही सही होगा, इसका उत्तर है ना। बी में भी देखिएगा तो यही आएगा, सी में भी यही आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जो हमारा उत्तर जो है ये ई हो जाएगा। तो ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये वाला देखते हैं, 144 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद ए तथा बी हैं। केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 18 मिनट में खाली होती है तथा केवल बी छेद खोलने पर 12 मिनट में। यदि 6 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी को बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए इस तरह का जो प्रश्न होता है ना, इसको मतलब थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ए द्वारा टंकी खाली करने में लगा समय 18 मिनट है, ठीक है। अब बी द्वारा कितना मिनट में खाली किया जा रहा है, रुकिए इसको पेन कॉपी की मदद से हम लोग बनाते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न आपको याद ध्यान होगा। देखिए ए द्वारा टंकी खाली में लगा समय कितना है, 18 मिनट है, ठीक है ना। और बी द्वारा खाली करने में लगा समय कितना है, 12 मिनट है। तो 6 मिनट में दोनों छेद द्वारा खाली किया गया पानी कितना हो गया, 66 2 + 3 ये हो गया। नॉर्मली इसको मानिए तो 30। अब शेष पानी कितना हो गया है ना, जैसे कि देखिए इसको कैसे इसको बना सकते हैं सिंपल तरीका से। 18 बी 12 है ना, तो स्वाभाविक है ये 36 आ जाएगा। ये पुराना तरीका हमने अपना लिया। अब शेष पानी कितना बचा, 36 - 30 = 6 बचा। और अब जो है शेष पानी करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 6/2 यही हो जाएगा। 6/2 खाली करने में लगा समय हो जाएगा, या बराबर 3 मिनट हो जाएगा। 3 मिनट हो जाता है टोटल। तो टंकी खाली करने में लगा कुल समय क्या हो जाएगा, 6 + 3 6 + 3 हो जाएगा। ऊपर में 6 और नीचे में 3, 6 + 3 या 9 मिनट हो जाएगा। 9 मिनट में टंकी खाली होगा। ये जो अगर हम लोग इस तरह से करें तो 9 मिनट में खाली होगा। तो 9 मिनट जैसा कहीं कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा मुझे, तो यहाँ पर 144 में, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा, है ना। खुद बना के देखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने ट्रेडिशनल मेथड से बना दिया, आप नॉर्मल और भी तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा लंबा समय भले लग जाए, लेकिन आपको मेथड समझ में आना चाहिए। यदि s = सिग्मा n = 1/10 2n² + 1, जहाँ n विषम संख्या है, s का मान ज्ञात करें, है ना। नाम गलत लिखा हुआ है, मान होगा, मान ज्ञात करें। तो चलिए s का मान हम लोग ज्ञात करते हैं कि s का मान जो है वो कितना आ सकता है, ठीक है ना। इसको यहीं पे देखें, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहीं पर। देखिए n का मान कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9 हो जाएगा, ठीक है। और n क्या है, विषम संख्या है, तो n का मान 1 3 5 7 9 हो जाएगा। और सिग्मा बराबर सिग्मा 2n² + 1 है। चलिए यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कॉपी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा चीज़ों को। s बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा n = 1 10 और 2n² + 1 है। अब क्या है कि n विषम संख्या है, तो n का मान 1 3 5 7 9 हो जाएगा। तो इसको किस तरह से कर लेंगे, 2 × 1² + 1 प्लस 2 × 3² + 1 प्लस 2 × 5² + 1 प्लस 2 × 7² + 1 प्लस 2 × 9² + 1। 10 तक ही है चूँकि, और ये 10 तक ही है ये, तो यहीं तक में हमारा काम हो जाएगा। तो बराबर इसको हल करिएगा तो कितना जाएगा, 3 + 19 + 51 + 99 + 163 बराबर कितना हो जाएगा, 335। देखें हमारा उत्तर आता है कि नहीं। यहाँ पर मैंने क्या थोड़ा मैथ की ज़्यादा ही घसाई कर ली है, तो मुझे बहुत आसानी से ये चीज़ हो जाती है। आप प्रैक्टिस से आपको भी इस तरह की हो जाएगी, इस तरह की। देखिए 335 है, ये सही होगा उत्तर, है ना।
अब देखते हैं ये वाला जो प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए कैसे कैसे हो, इसको निकालेंगे तो m प्लस n संख्याओं का औसत कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि n m स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर बटे m प्लस n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यही तो औसत होगा। अब एम एन निकाल देते हैं, इसमें से एम एन निकाल देते हैं तो कितना बच गया, एम प्लस एन बटे एम प्लस एन, यही बचा ना, ये और ये कट जाएगा, एम एन बच गया। एम एन उत्तर आ जाएगा इसका, है ना, ये रहा एम एन 146 का जो है, ये रहा एम एन, सही उत्तर है। ये हो गया, ये बहुत सिंपल है, इस तरह आप भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है। देखिए, माना अभी संख्या x, ठीक है ना, अभी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, x गुने x का 90% प्लस कितना, x का 90% और का 110%, है ना, का 110%, यही है ना प्रश्न, यही ना बोल रहा है 110%, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 50, यही तो कह रहा है ना, x माइनस 50 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x गुने 90/100 प्लस गुने 110/100 बराबर x माइनस 50, सीधा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए इस काट कूट लेते हैं इसको, जो जहाँ कटता है वहीं काट लीजिए, है ना, कितना बचेगा, तो 99x/100 बराबर x माइनस 50 बचेगा, ठीक है ना, 99x/100 बराबर x माइनस 50 बचेगा। तो 99x बराबर गुना कर देते हैं सीधा 100x माइनस 5000, 100x माइनस 5000। अब इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर सीधा 5000 बच गया, ठीक है, x बराबर सीधा 5000, ये रहा हमारा ए उत्तर, सामने में दिख गया, ए उत्तर हो गया इसका। सिंपल है, आसान है, खुद भी कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसको सुन के भी करेंगे तो आंख मूंद के ये सवाल हल हो जाएगा। अब 148 नंबर सवाल देखते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखें, ये तो है, अब देखिए दोनों एक एक दिन करके काम कर रहा है ना, एक दिन ये आ रहा है तो एक दिन वो आ रहा है, तो 2 दिन में समाप्त हुआ कार्य अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, तो 2 दिन में समाप्त हुआ कार्य निकाल लें तो सब का मामला सॉल्व हो जाएगा। तो 2 दिन में समाप्त हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, इसी का कार्य हो जाएगा ना, का कार्य यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/11 प्लस 1/20 प्लस 1/55। प्रश्न से देखिए यही तो होगा, बराबर 40 प्लस 11 प्लस 4/220 बराबर 1/4 हो गया। अब देखिए 1/4 भाग का कार्य समाप्त होने में 2 दिन समय लगता है, ठीक है ना, तो एक भाग समाप्त होने में कितना लगेगा, 2 गुने 4 बराबर 8 दिन लगेगा, ठीक है, 8 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। जैसे 1/4 भाग का कार्य समाप्त होने में कितना लगा, 2 दिन का समय लगता है, तो एक भाग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 2 गुने 4 बराबर 8 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये, है ना, ये देखिए 8 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। खुद भी बना के देखिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा क्या थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। कई लोग मैथ से बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो बिना मैथ के भी प्री निकल जाएगा, लेकिन मैथ आता हो ना तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब देखिए, एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अरे कुछ नहीं करना है, रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है, तो 1235/19 कर दीजिए, ठीक है ना, 65 बार में कट जाएगा, KMH है ये,
है ना, kmh है, ठीक है। तो कितनी बार में कट जाएगा, ये सीधा है 65 किलोमीटर h हो जाएगा, ये 65 किलोमीटर h हो जाएगा। अब इसको जो है ना, कार की औसत चाल कितनी हो जाएगी, 4/2 गुने 65, ठीक है ना, बराबर 52 किलोमीटर हो जाएगी औसत चाल, औसत गति हो जाएगी। तो 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 22 गुने 52 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1144 किलोमीटर आ जाएगा ये, है ना। तो 1144 किलोमीटर दिया गया है, यही है। मैं जो काम बहुत जल्दी करता हूँ ना, वो 1 मिनट 2 मिनट में आपसे भी हो जाएगा, तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आखिरी देखिए, 48 किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। चलिए ये सवाल खुद करके देखिएगा, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। 102 kg ये होगा। बहुत आराम है, बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए, कभी कभी जो है ना, जो मेरी खिड़की पड़ोस की खिड़की से सटी हुई है, तो कई बार उधर से बच्चे की आवाज़ आती है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप इस आवाज़ से डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे। और कई लोगों को शिकायत है कि मैं जोक वोक नहीं सुनाता हूँ। देखिए, 45 मिनट की जो होती है ना कंसंट्रेशन लेवल, ये तो नेचुरल है, सबों में होती है। और ये क्लास ही मैं लगभग 50-55 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। तो क्या जोक सुनाना, छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं है और रिवीजन अच्छे से हो जाए, इसलिए मैं कोई भी बातें एकदम बाद में बोलता हूँ। तो चलिए, हम लोग बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। नए सेट्स लेकर के मैं रोज़ आऊँगा और एक प्रॉपर वे में क्लास की भी मैंने एक सेटअप के बारे में सोचा है, वो भी मैं रेगुलर वे में कंटिन्यू रहूँगा। चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।